नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे पॉडकास्ट विश्राम में। आज हमारे साथ मौजूद है सप्लाई विभाग से पूर्ति निरीक्षक शैलेंद्र कुमार सागर जी, जो जसवंत नगर क्षेत्र में लोगों को राशन और एलपीजी वगैरह जो सरकारी योजनाएं हैं वो उपलब्ध कराते हैं। आज हम उनसे बात करेंगे। गैस की कमी है या किल्लत चल रही है? गैस की न कहीं कीमत की किल्लत है, न कहीं कोई कमी है। हमारे साथ आज हमारे सहयोगी प्रेम कुमार साकी जी बैठे हैं, जो हमारे साथ वार्तालाप करेंगे सर से। वो हमारे साथ बैठे हुए हैं। तो सर, आज आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में और आपका जो विभाग है उसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए सर। मैं खाद्य रसद विभाग का पूर्ति निरीक्षक हूँ। तहसील जसवंत नगर मेरा तैनाती क्षेत्र है और हमारा विभाग जो है नागरिक सेवाओं की आपूर्ति करता है, जिसमें खाद्यान्न, एलपीजी गैस सिलेंडर और मिट्टी, तेल, डीजल, पेट्रोल इत्यादि सामग्री आती है। यानी सभी आवश्यक वस्तुएं, जिसको हम लोग आवश्यक वस्तुएं कहते हैं, उन सभी वस्तुओं की आपूर्ति हमारे विभाग द्वारा की जाती है और इनसे संबंधित सभी शिकायतों का निपटारा किया जाता है। अच्छा, तो हमारे साथ आज प्रेम साग सर जुड़े हुए हैं, जो शुरुआत में एलपीजी से लेके कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं। वो भी उनसे बातचीत करेंगे। आइए उनसे बात करते हैं। अभी हम जानना चाहते हैं कि वर्तमान समय में गैस की कमी है या किल्लत चल रही है? नहीं, देखिए, ऐसा है कि गैस की न कहीं कीमत की किल्लत है, न कहीं कोई कमी है। थोड़ा सा अंतर्राष्ट्रीय जो वातावरण है उसके कारण जो है एक अफवाह फैल गई है कि हमारे देश में गैस की कमी हो गई है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अपने ऑफिशियल सोशल हैंडल से यह घोषणा कर दी है कि कहीं भी डीजल, पेट्रोल या एलपीजी की कहीं कोई कमी नहीं है। तो कृपया मेरा जनता से निवेदन है कि इसको लेके कोई भी गलतफहमी या अफवाह ना पालें और बिल्कुल भी भगदड़ की स्थिति ना बनाएं। बिल्कुल शांत रहें। सभी व्यक्ति को सिलेंडर समय से मिलेगा, नियमानुसार मिलेगा। कहीं कोई कीमत कमी वाली और किल्लत वाली बात नहीं। अभी जो लोग ऑनलाइन बुकिंग करने की कोशिश कर रहे हैं तो वेबसाइट पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो लोग बुकिंग नहीं कर पा रहे। नहीं, देखिए, उसमें ऐसा है कि ऑनलाइन बुकिंग से ही गैस मिलेगी। ऑनलाइन बुकिंग के अलावा अगर कोई व्यक्ति गैस सिलेंडर लेना चाहे तो उसे नहीं मिल पाएगा। ऑनलाइन बुकिंग, आपका जो रजिस्टर्ड उपभोक्ता नंबर है, आप उसी मोबाइल नंबर से ऑनलाइन बुकिंग कीजिए। ऑनलाइन बुकिंग में 2 शर्तें हैं। जो लोग ये शिकायत कर रहे हैं कि हमारी ऑनलाइन बुकिंग नहीं हो रही है, उनको 2 चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा। पहली चीज़ ये है कि आपकी ऑनलाइन बुकिंग तभी होगी जब आपकी ई-केवाईसी हो चुकी है। हमारे यहाँ थोड़ी लापरवाही है, लोग सिलेंडर जब तक मिलता रहता है वो ई-केवाईसी पे ध्यान नहीं देते। तो अगर वो अपनी ई-केवाईसी करा लें तो उनकी ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो जाएगी, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ऑनलाइन बुकिंग आपकी एक बुकिंग के बाद 25 दिन बाद ही हो पाएगी। अगर आप अफवाहों के चलते ये सोच रहे हैं कि हम 2-4 सिलेंडर स्टोर करके रख लें और आप 1 हफ्ते या 10 दिन बाद ही ऑनलाइन बुकिंग शुरू कर देते हैं, तो नहीं हो पाएगी। ऑनलाइन बुकिंग 25 दिन के अंतराल पे ही होगी और ई-केवाईसी होने के बाद ही। तो अभी जसवंत नगर समाचार फेसबुक पेज है जिसपे आपका वक्तव्य मैंने पोस्ट किया था, तो उस पर बहुत सारे उपभोक्ताओं के कमेंट आए हैं कि वो ऑनलाइन बुकिंग नहीं कर पा रहे हैं। क्या सभी में ऐसी ही स्थिति है? जी जी, अभी ई-केवाईसी बहुत लोगों ने नहीं कराई है और ई-केवाईसी न होने के कारण उनकी ऑनलाइन बुकिंग नहीं हो पा रही है। अगर कोई भी उपभोक्ता ऐसा है जिसकी ई-केवाईसी हो चुकी है और वो 25 दिन के बाद अपनी ऑनलाइन बुकिंग कर रहा है और उससे कोई समस्या आती है, तो वो तहसील कार्यालय में आकर हमसे संपर्क कर सकते तो अभी निर्धारित मूल्य क्या है सिलेंडर का? 945 रुपए है लगभग, जो घरेलू सिलेंडर। जी जी, 900। जो हॉकर है वो यहाँ क्षेत्र में देखते हैं कि वो घर तक पहुँचाने नहीं जाता है, कभी एजेंसी कभी अपनी जिम्मेदारी पे घर तक नहीं पहुँचवाती है। नहीं, नियम तो यही है कि अगर कोई भी उपभोक्ता अपना ऑनलाइन बुकिंग करता है तो निर्धारित अवधि में उसको उसका सिलेंडर जो है हाकर द्वारा घर तक पहुंचा दिया जाएगा। अगर ऐसी कोई शिकायत आती है किसी एजेंसी द्वारा ये सर्विस नहीं प्रोवाइड की जा रही है या लापरवाही की जा रही है या बुला कर दिया जा रहा है, तो आप हमको अवगत करा सकते हैं। तो इस तरह की जो समस्याएं हैं इनके लिए शिकायत कहाँ करें और वो कैसे करें? आप तहसील जसवंत नगर में आपूर्ति कार्यालय में आकर प्रार्थना पत्र दे सकते हैं या मेरे मोबाइल नंबर पर 9984718550 पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। आपकी शिकायत का त्वरित संज्ञान लिया जाएगा। अभी जिस तरह का माहौल जो देख रहे हैं कि उसमें गैस गैस गैस, लोग त्राहे त्राहे सी मचने की स्थिति दिखाई दे जाती है, तो ऐसे में सरकार की वैकल्पिक व्यवस्थाएं क्या हैं अगर ऐसी स्थिति बनती है तो? देखिए, पहले तो ऐसी स्थिति है नहीं, एलपीजी की कहीं कोई कमी नहीं है
और मिट्टी तेल भी आने के चांसेस हैं। मिट्टी तेल के संबंध में भी एक पत्र आ चुका है। तो सरकार भी, जो सरकार के प्रबुद्ध लोग हैं, संवेदनशील लोग हैं, वो खुद ही इस बात पे चिंतन कर रहे हैं। वर्तमान में अभी तक ऐसी कोई कमी है नहीं, और भविष्य में अगर कोई आएगी ऐसी कमी तो उसके लिए सरकार पूरी तरह तैयार है। जो गैस एजेंसियां हैं, इनके लिए अभी क्या निर्देश दिए गए हैं? अभी डीएम साहब की एक बैठक भी हुई थी, आपके जरिए से जो है एक मैसेज भी दिया गया है क्षेत्रीय उपभोक्ताओं को, तो क्या मैसेज है वो, और क्या निर्देश थे? डीएम साहब के आदरणीय डीएम साहब के यही निर्देश थे कि एजेंसियां जो है नियमानुसार जो है गैस सिलेंडर की सप्लाई दें। बिना नियम के किसी भी व्यक्ति को सिलेंडर न दिया जाए, किसी पैरवी पर, किसी फोन पे सिलेंडर न दिया जाए, ऑनलाइन बुकिंग के आधार पर ही दिया जाए। स्टॉक रोज का रोज मेंटेन किया जाए, जो भी स्टॉक रजिस्टर और सिलेंडरों का स्टॉक है उसको मेंटेन किया जाए। और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जिला प्रशासन रोज के रोज सिलेंडरों की जो उपलब्धता है उसका संज्ञान ले रहा है। प्रत्येक एजेंसी रोज प्रतिदिन उस व्हाट्सएप ग्रुप में अपने सिलेंडरों की उपलब्धता का लिखित विवरण देती है और उस आधार पर उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है। सभी एजेंसियों को निर्देश दिया गया है कि वो रोज स्टॉक मेंटेन करें, ग्रुप में मैसेज डालें और उपभोक्ता को पूरा प्रयास ये करें कि उपभोक्ता को परेशानी ना हो और एजेंसी पे ज्यादा भीड़ न लगवाएं, लोगों को घर तक उपलब्ध कराएं, क्योंकि भीड़ लगने से मैसेज गलत जाता है। लोगों को ये लगता है कि भगदड़ की स्थिति बन गई है सिलेंडर को लेकर, ऐसा कुछ नहीं है। तो जो भी निर्देश जिला प्रशासन की तरफ से दिया गया है, आदरणीय जिलाधिकारी महोदय की तरफ से, आदरणीय जिला पूर्ति अधिकारी महोदय की तरफ से दिया गया है, सभी एजेंसियां उनका पालन कर रही हैं और कहीं कोई शिकायत आती है तुरंत उसका समाधान किया जाता है। बाजार में अक्सर शिकायतें मिलती हैं कि अवैध रूप से रिफिलिंग का काम हुआ, अवैध रूप से जो व्यावसायिक सिलेंडर का उपयोग न करके तमाम जो खाना पीना इत्यादि का जो कारोबार करते हैं, काम करते हैं, उनके यहाँ रेस्टोरेंट में, होटलों में, ढाबों में या ठेलों वाले ये अवैध रूप से घरेलू सिलेंडर का प्रयोग करते हैं। इस सब को लेकर क्या अभी तक कोई छापेमारी जैसी स्थिति आपके विभाग द्वारा की जा रही है या करेंगे? ये हमेशा हम लोगों का काम रहा है। ये आपूर्ति कार्यालय समय समय पर सघन निरीक्षण करता है और जहां भी शिकायतें मिलती हैं गैस रिफिलिंग की, अवैध गैस रिफिलिंग की, वहां तुरंत कार्रवाई की जाती है। 3/7 के तहत FIR कराई जाती है। और जो आपने कहा कि जो हमारे जो स्ट्रीट फूड वेंडर हैं या होटल रेस्टोरेंट के लोग हैं जो घरेलू सिलेंडर को यूज करते हैं व्यावसायिक की जगह पे, जब भी संज्ञान में आता है तुरंत FIR किया, तुरंत कार्रवाई की जाती है। मैं आम जनता से अपील भी करता हूं कि अगर ऐसा कोई प्रकरण आपके संज्ञान में आता है तो तुरंत मुझे अवगत कराएं। तो इसमें कितना जुर्माना और कितनी सजा का प्रावधान है? इसमें 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर कठोर कार्रवाई की जाती है। अंतिम प्रश्न है हमारा कि उपभोक्ताओं के लिए आपका मुख्य संदेश क्या है? उपभोक्ताओं के लिए हमारा मुख्य संदेश यही है कि अगर आप गैस उपभोक्ता हैं तो अपनी EKYC करा लें, पहला। दूसरा ये है कि कोई भी गैस की बुकिंग ऑनलाइन कराएं। एक बार ऑनलाइन कराने के बाद दूसरी गैस की बुकिंग 25 दिन बाद कराएं। भगदड़ में मचने दें, अफवाह न फैलाएं, शांति बनाए रखें। सिलेंडर पर्याप्त उपलब्ध हैं, सबको मिलते रहेंगे और किसी प्रकार की अफवाहों के शिकार ना हो, किसी प्रकार के लोगों के बहकावे में ना आए। कोई भी समस्या हो सीधे आपूर्ति कार्यालय जसवंत नगर से संपर्क करें। धन्यवाद। तो सर जो अफवाह वगैरह जो फैला रहे हैं उनके लिए कुछ प्रावधान है आपके? अब देखिए, अफवाह कौन फैला रहा है वो प्रत्यक्ष रूप से तो पता नहीं चलता है। पब्लिक के भीतर तरह तरह की चर्चाएं होती हैं। तो मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि बेमतलब की चर्चाओं पे ध्यान न दें और आप अपने जो नियमानुसार जो गैस प्राप्त करने का तरीका है उस पर भरोसा करें, आपको सिलेंडर मिलेगा। कोई समस्या आती है मुझसे संपर्क करें। अच्छा सर, तो सबसे ज्यादा पब्लिक का डिमांड एक तो अभी तो LPG चल रहा था, उसके बाद सबसे बड़ी चीज है राशन कार्ड। मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि सरकार द्वारा अंत्योदय कार्ड, जो पात्र गृहस्थी कार्ड जैसी कई योजना चलाई जाती हैं, आप हमारे दर्शकों को आसान भाषा में बताइए कि इस योजना का फायदा किन किन लोगों को मिलता है? देखिए, पात्र गृहस्थी जो राशन कार्ड है, पहले 3 तरह के कार्ड होते थे। एक लाल कार्ड होता था जिसे हम अंत्योदय कार्ड कहते हैं। हाँ। एक सफेद कार्ड होता है जिसे हम BPL कार्ड करते हैं और एक APL कार्ड होता हाँ। था। लेकिन 2016 में जब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू हुआ तो सरकार ने 3 तरह के कार्डों के स्थान पे 2 तरह के कार्ड प्रचलन में लाए। उसमें एक अंत्योदय है, दूसरा पात्र गृहस्थी है, यानी APL को हटा दिया गया। ग्रामीण क्षेत्र में जो राशन कार्ड में कवर करने का क्राइटेरिया है वो है 79.56% पब्लिक को कवर करना है।
शहरी क्षेत्र में 64.43% लोगों को कवर करना है। यानी लगभग अगर मोटा मोटा आंकड़ा लिया जाए तो 80% ग्रामीण जनता और 65% शहरी जनता को इस राशन कार्ड के अंतर्गत कवर किया जाता है। पात्र गृहस्थी की जो पात्रता है वो शहरी क्षेत्र में है कि 3 लाख सालाना से ज्यादा इनकम ना हो, आपके परिवार में एसी ना हो, 4 व्हीलर ना हो, आयकर दाता ना हो, जीएसटी पे ना करते हैं, बंदूक का लाइसेंस ना हो, एक से ज्यादा शस्त्र लाइसेंस ना हो। इस तरह की जो क्राइटेरिया है वो रखे गए हैं। यही ग्रामीण में भी है। ग्रामीण बस एक अंतर ये आ जाता है कि जो शहर में 3 लाख सालाना का क्राइटेरिया है आय का, वो ग्रामीण में 2 लाख सालाना का। तो और लाल कार्ड के लिए जो है, लाल कार्ड का अर्थ नाम ही अंत्योदय राशन कार्ड। अंत्योदय का अर्थ है जो समाज की पंक्ति में बिल्कुल अंत में खड़ा व्यक्ति है, यानी जो गरीबों में भी अति गरीब है, उसके लिए लाल कार्ड का प्रावधान है। जैसे कि कच्चा मकान हो, भूमिहीन हो, विधवा हो, विकलांग हो, इस तरह के जो अत्यंत गरीब अभावग्रस्त लोग हैं उनके लिए लाल कार्ड का प्रावधान किया गया है। तो सर कोविड के टाइम पे राशन वितरण कई टाइम्स होता था, महीने में कहीं 2 बार 3 बार। 2 बार। आज के टाइम पे लोगों को यही नहीं पता है कि कितने टाइम हो रहा है, क्या आप बता सकते हैं? नहीं, एक बार ही महीने में एक बार राशन वितरण होता है, और राशन वितरण की जब डेट आती है तो वो समाचार पत्रों के माध्यम से बता दिया जाता है। जैसे मार्च का वितरण कल से शुरू हो गया, मार्च 26 का वितरण, और एक ही बार वितरण होता है। इसमें 15 से 20 दिन वितरण चलता है। कोई भी व्यक्ति जाके अपना राशन कार्ड अगर उसका है तो जाके अपने कोटेदार के पास जाके ई पास मशीन पे अंगूठा लगा के अपना राशन प्राप्त कर सकता है। अगर किसी का राशन कार्ड को उसको राशन नहीं मिल रहा है या फिर उसका कट गया है, तो वो अपनी समस्या लेके कहाँ जाए और क्या निर्धारण होगी उसका? देखिए, ऐसा है कि अगर अगर व्यक्ति को लगता है कि वो इन पात्रता पे खरा उतरता है, उसका राशन कार्ड बनना चाहिए, तो वो आपूर्ति कार्यालय जसवंत नगर में आ सकता है, अपना प्रार्थना पत्र दे सकता है और अपनी पात्रता का सत्यापन पंचायत सेक्रेटरी से कराकर हमारे यहाँ एप्लीकेशन दे सकता है। उसके बाद उसका राशन कार्ड बना दिया जाएगा। अच्छा, हमारे पॉडकास्ट में भी बहुत से लोग हैं जो गांव के लोग हैं, उन लोगों का एक क्वेश्चन ये है कि जैसे वो राशन लेने गए, उस टाइम मशीन में कहीं नेटवर्क इशू बता देते हैं, कहीं ये बता देते हैं, तो उसके लिए क्या करा जाएगा? देखिए, ऐसा है कि ये बिल्कुल सामान्य सी बात है। जैसे आप मोबाइल का प्रयोग करते हैं, आप ही के मोबाइल में कभी नेटवर्क आता है, कभी नहीं आता है, तो बिल्कुल वो सामान्य सी बात है कि जब सारी चीजें ऑनलाइन हो गई हैं तो ई पास मशीन भी आपके मोबाइल या टैब या कंप्यूटर जैसा ही है, वो भी एक डिवाइस है। तो ऐसा हो सकता है कि गांव में दूर दराज में कभी नेटवर्क की समस्या आ जाए, तो ये बिल्कुल बट नेचुरल है। लेकिन आपको 15 से 20 दिन का समय दिया जाता है। अगर किसी दिन किसी समय विशेष पे नेटवर्क नहीं आता है तो उसके लिए परेशान नहीं होना है, आप अगले दिन जाके राशन ले सकते हैं। अच्छा, किसी व्यक्ति को जैसे सर वो सूची में गया, वो अपना राशन लेने गया, तो उन्हें देखा मेरा सूची में से नाम कट गया, हट जाता है अचानक से, अब परेशान हो गया वो, तो कहाँ जाएगा? देखिए, ऐसा है कि राशन कार्ड 3 कारणों से कटता है। गांव की जनता अभी भी इस चीज को नहीं जानती है। मुझे बताते हुए बहुत प्रसन्नता है, आपके माध्यम से ये मैसेज चला जाए सबको। देखिए, या तो आपके घर में 4 व्हीलर है, अगर आपके घर में लाइट मोटर व्हीकल है, छोटी ट्रैक्टर है, कोई कार है, बोलेरो है, जो भी कोई गाड़ी है, तो वो आधार नंबर से अटैच होती है और वही आधार नंबर आपके राशन कार्ड में जुड़ा होता है। तो एनआईसी उस डाटा को निकाल लेती है कि ऐसे कितने राशन कार्ड हैं जिनमें कोई आधार नंबर जुड़ा है जो 4 व्हीलर से भी रजिस्टर्ड है। तो ऐसे लोगों के राशन कार्ड हर 6 महीने पे, साल भर पे एनआईसी का डाटा आता है कि फला फला व्यक्ति के घर में इनके आधार नंबर से एक 4 व्हीलर रजिस्टर्ड है, इसको काट दिया जाए। तो वो राशन कार्ड हम लोग काट देते हैं, पहला है। दूसरा है, बहुत से सभी राशन कार्डों में सबके बैंक खाते जुड़े हुए हैं। आजकल हर व्यक्ति ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहा है या नहीं भी कर रहा है, अगर खाते में लेन देन आ रहा है, जा रहा है, सबके बैंक खाते पैन कार्ड से जुड़े हुए हैं, पैन कार्ड आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है। तो जब भी किसी के बैंक खाते में लेन देन 2 लाख से ज्यादा शो करता है तो वो राशन कार्ड कट जाता है। लोग ये सोचते हैं मेरा राशन कार्ड कट गया, मुझे पता ही नहीं चला। एनआईसी उसका डाटा उपलब्ध कराती है कि फला फला व्यक्ति के राशन कार्ड में फला ईयर में 2 लाख से ज्यादा का लेन देन हुआ है, अतः यह व्यक्ति अपात्र है, यह व्यक्ति संपन्न है, पैसे वाला है और इसको फ्री में गल्ला लेने का कोई हक नहीं। अच्छा। तीसरा है पीएम किसान। पीएम किसान योजना के अंतर्गत बहुत लोग धनराशि ले रहे हैं सरकार से। पीएम किसान योजना के अंतर्गत जब आप सरकारी लाभ लेते हैं तो इसे पता चल जाता है कि आपके पास पर्याप्त जमीन है, वो जमीन आपकी अपात्रता सिद्ध कर देती है। ऐसे ही बहुत से क्राइटेरिया हैं जिनके आधार पर सरकार ऑनलाइन ये जान जाती है एनआईसी के डाटा के माध्यम से कि आप पात्र हैं, अपात्र हैं। लोगों को लगता है कि कोई सत्यापन नहीं हुआ, कोई जांच नहीं हुई, कैसे मेरा कार्ड कट गया। तो इसके पीछे यही रीजन होते हैं। जैसे अभी कुछ कार्ड काटे गए हैं, पूरे जनपद में काटे गए, बल्कि पूरे प्रदेश में काटे गए, उनमें यही 3 रीजन थे
लोग ये कहते हैं कि हमने तो 6 महीने पहले अपनी गाड़ी बेच दी, लेकिन आपके आधार से अभी भी गाड़ी शो हो रही है। लोग ये कहते हैं कि मैंने तो बैंक खाता जोड़ा हुआ है, कोई लेन देन नहीं। नहीं, अगर आपने पैसा मंगाया अपने खाते में और आपने निकाल के दूसरे को दे दिया, तो वो ट्रांजेक्शन आपके नाम पे शो होगा। आप ये कहते रहिए कि मैंने तो इलाज के लिए मंगाया था, फला व्यक्ति का पैसा आया था, इसका कोई मतलब नहीं है। आपके खाते में अगर 2 लाख से ज्यादा ट्रांजेक्शन शो हो रहा है तो आपका कार्ड कट जाएगा। और आज के समय में हर आदमी यूपीआई से पेमेंट कर रहा है। अगर एक छोटी से छोटी चीज भी खरीद रहा है तो यूपीआई से पेमेंट कर रहा है, तो ऐसे में ट्रांजेक्शन 2 लाख ज्यादा सालाना कोई बड़ी रकम नहीं है। अगर आप 15,000 17,000 महीने का एवरेज है तो कोई बड़ी रकम नहीं है एक परिवार की इनकम के हिसाब से। अच्छा सर, जो जैसे फैमिली में कोई गवर्नमेंट जॉब भी लगी तो उसका भी काट दिया जाएगा? बिल्कुल। अगर सरकारी सेवा में कोई है तो जाहिर सी बात है वो आयकर इनकम टैक्स में आएगा। हाँ। और इनकम टैक्स में नहीं भी आएगा तो सरकारी सेवा में है तो 2 लाख का क्राइटेरिया वो क्रॉस कर जाएगा। सालाना 2 लाख इनकम। अच्छा, एक चीज इसमें लोग ये कहते हैं कि 4 व्हीलर मेरे पिताजी के नाम है, मेरे नाम नहीं है। तो उनको मैं बता दूं कि राशन कार्ड परिवार का बनता है, किसी व्यक्ति का नहीं बनता है। आधार कार्ड में और राशन कार्ड में यही अंतर है। आधार कार्ड किसी व्यक्ति का बनता है, राशन कार्ड परिवार का बनता है। तो उसमें परिवार की आय देखी जाती है, उसमें परिवार में 4 व्हीलर है ये देखा जाता है, उसमें परिवार की जमीन देखी जाती है। अगर आप ये कहते हैं मेरे नाम तो 4 व्हीलर नहीं है, तो इस बात का कोई अर्थ नहीं। पूरे परिवार की समग्र आय, पूरे परिवार की समग्र संपत्ति के आधार पर राशन कार्ड बनाया जाता है। क्या सरकारी तरफ से कोई आने वाले समय में राशन व्यवस्था में कोई नए बदलाव या सुविधाएं आने वाली हैं? नए बदलाव यही है कि रोज सरकार कुछ ना कुछ अपडेट कर रही है, डिजिटाइजेशन चल रहा है और चीजों को अपडेट किया जा रहा है। राशन कार्ड धीरे धीरे फैमिली आईडी के रूप में बदल रहा है, वो आपके एक परिवार का प्रमाण पत्र बन रहा है। अच्छा सर, एक प्रश्न सवाल ये है कि अगर कोई राशन डीलर कम देता है, मैंने देखा है कि उस टाइम बहुत सारे कोविड के टाइम पे कम दे रहे हैं, तो उसके लिए कोई अलग? हाँ बिल्कुल, अगर कोई राशन डीलर आपको राशन कम देता है या किसी प्रकार की अभद्रता करता है, आपसे बदतमीजी करता है, सही भाषा में बात नहीं करता है, तो पहले तो सरकार ने इसका सॉल्यूशन निकाल दिया है। आपका राशन कार्ड इस देश में कहीं का भी हो, आप किसी भी कोटेदार पे जाके राशन ले सकते हैं। आपको लगता है कि अगर इस कोटेदार का व्यवहार अच्छा नहीं है, आप दूसरे गांव के कोटेदार से ले सकते हैं। दूसरे गांव नहीं, आप 1000 किलोमीटर दूर के कोटेदार से राशन ले सकते हैं। तो अब तो एक ऑप्शन दे दिया गया कि आप अपना कोटेदार बिना कार्ड कटवाए भी बदल सकते हैं। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये है, अगर आप वहीं लेना चाहते हैं, आपको लगता है कि नहीं ये भद्रता कर रहा है या हमारे साथ ये कालाबाजारी हो रही है, अनियमितता हो रही है, तो आप तहसील कार्यालय जसवंत नगर में आके शिकायत कर सकते हैं और त्वरित कार्रवाई की जाएगी। अगर किसी डीलर ने कुछ राशन में गड़बड़ी करी है तो उसके लिए क्या शिकायत? उसके लिए 2-3 हमारे यहाँ दंड के प्रावधान हैं। हम आर्थिक दंड भी देते हैं, जमानत राशि 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगा सकते हैं। दूसरा ये हो सकता है उसको सस्पेंड किया जा सकता है, सस्पेंड करके चेतावनी दी जा सकती है, टर्मिनेट किया जा सकता, निरस्त किया जा सकता है, या बहुत बड़े कालाबाजारी की स्थिति में उन आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 हम एफआईआर भी दर्ज करा सकते हैं। अच्छा, अंत में आप हमारे दर्शकों के क्षेत्र के लिए क्वेश्चन है कि क्षेत्र की जनता को ये संदेश देना चाहेंगे आप, ताकि वे सरकारी योजनाओं को सही लाभ उठाएं? बिल्कुल, सरकारी आप समय समाज पे नजर रखिए, समाचार पत्र पढ़ते रहिए। सूचना विभाग द्वारा कोई भी नई योजना आती है, कोई भी नया संदेश होता है, वो समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाता है। आप तहसील दिवस में आके अपनी समस्या कह सकते हैं। प्रतिदिन हमारे सभी उच्चाधिकारी, सभी प्रशासनिक अधिकारी 10 बजे से 1 बजे तक, 12 बजे तक बैठते हैं तहसीलों में, आपकी शिकायत सुनते हैं। दूरभाष पे भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, 1076 पे आप कंप्लेन कर सकते हैं, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पे कर सकते हैं। आपको अनेक तरह के उपाय दिए गए हैं अपनी शिकायत दर्ज कराने के। अच्छा सर, जो कार्ड के जो आपने 2 कैटेगरी बताए कि एक ये वाला कार्ड मिलता है, अंत्योदय और पात्र तो गृहस्थी। बताइए उसमें से कौन-कौन से राज्य कितनी-कितनी मिल सकती है, बता सकते हैं आप? हाँ, अंत्योदय में 35 किलो मिलता है और पात्र गृहस्थी में पर यूनिट 5 केजी मिलता है। अनाज का रेशियो बदलता है, अच्छा। क्योंकि सरकार जो अपने पास स्टॉक रखती है उसी हिसाब से वो वितरण करती है। तो 35 किलो में रेशियो चेंज हो सकता है, कभी गेहूं 15 किलो हो जाए, कभी चावल 20 किलो हो जाए, या कभी गेहूं चावल थोड़ा थोड़ा कम करके साथ में बाजरा भी दे दिया जाए, साथ में मक्का भी दे दिया जाए। लेकिन क्वांटिटी ऐसा ही जो 5 किलो का रेशियो है पात्र गृहस्थी के लिए पर यूनिट, उसमें भी रेशियो चेंज होता रहता है, लेकिन क्वांटिटी ये निर्धारित है, 5 किलो आपको मिलेगा। अनाज का रेशियो बदल सकता है। अच्छा, अगर सरकार निर्धारित कर रही है कि अनाज इतना देना है, या फिर राशन जो डीलर है वो निर्धारित नहीं, डीलर नहीं निर्धारित करता, उसके लिए पत्र आता है। अच्छा, उसी हिसाब से एफसीआई से उसको खाद्यान्न दिया जाता है। तो दोस्तों, आज पॉडकास्ट में हमने जाना है कि राशन व्यवस्था कैसे चलती है, एलपीजी में आ रहे बदलाव जो बता रहे हैं, तब वो बता रहे हैं कि ये एलपीजी खत्म, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे साथ जो सर बैठे हैं उन्होंने सब चीज़ आपको एक एक करके स्पष्ट बता दी है। अगर आपको कुछ व्यवस्था खराब दिखती है व्यवस्था में एलपीजी में,
तो आप सीधे जाके उनसे व्यवस्था में जो गड़बड़ हो रही है आप सीधे बात कर सकते हैं, या फिर शिकायत नंबर जो दिया है उस पर शिकायत कर सकते हैं। और जनता की जो भी जनता की समस्या है उनका समाधान भी सर सब कुछ करेंगे। राशन है, LPG है, जो भी खाद्य पूर्ति जो सामग्री वगैरह मिलती है वो सब के लिए सर बैठे हैं। और तो सर आपको हमारी जनता के लिए कुछ निर्देश देना हो या संदेश देना हो कुछ? निर्देश यही देना चाहते हैं कि आप नियमानुसार अपनी पात्रता के अंतर्गत जो भी सरकारी योजना है उनका लाभ लीजिए। इसमें थोड़ा सा जनता से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास 4 व्हीलर है, अगर आपकी इनकम अच्छी है, तो आप उन गरीबों की योजना का लाभ न लें। सूचनाएं छिपा के बहुत लोग राशन कार्ड बनवा लेते हैं। घर में 4 व्हीलर है, ट्रैक्टर है, लेकिन फिर भी राशन कार्ड बनवा लेते हैं। तो या इनकम 2 लाख के ज़्यादा है, वो भी राशन कार्ड बनवा लेते हैं। तो ऐसे लोग इस बात का ध्यान रखें कि यह सारी सरकार की योजनाएं जो है वंचितों के लिए है, गरीबों के लिए है, उनको लाभ लेने दें। और बाकी किसी भी समस्या के लिए मैं बैठा हूँ तहसील जसवंत नगर में, हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे दूरभाष नंबर पे बात कर सकते हैं। अच्छा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका हमारे धन्यवाद। पॉडकास्ट में अपना सूचित किया, अच्छी चीज़ बताई। तो अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा है, ऐसी जानकारी और चाहिए तो हमारे पॉडकास्ट सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे बढ़ाते रहें। धन्यवाद।